Hello everyone, welcome to the next part of crop production and management. देन ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। जो लास्ट पार्ट थे इस वीडियो के, इस चैप्टर के, हमने उसमें ऑलमोस्ट ये चैप्टर है जो कंप्लीट कर लिया है। देन आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो वो कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप प्रोटेक्शन। देन क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो हमने क्रॉप अपनी ग्रो की है उसको प्रोटेक्ट करना, सभी वे से है जो उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि लास्ट में हमें जो क्रॉप है वो अच्छे से मिले। ओके, देन फर्स्टली जो प्रोटेक्ट है हम अपनी क्रॉप्स को वो किस किस से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट। जो मेन क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं वो हमारी क्रॉप्स के अंदर लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है उसको ईट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी जो क्रॉप होती है उसको डैमेज कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या है बताया है, क्रॉप पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर डैमेज अ क्रॉप प्लांट्स। यानी कि क्रॉप पेस्ट कौन से होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं। पेस्ट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉप डिस्ट्रक्टर एंड कैन कम्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म। यानी कि जो पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बता रखा है इसके अंदर, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव बट मैमल्स लाइक माइस एंड रैकून्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड क्रॉप पेस्ट इन सम एरियाज। इसमें क्या बता रखा है आपकी, जो इंसेक्ट हैं वो तो मेन पेस्ट हैं ही जो हमारी क्रॉप्स है उसके, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ मैमल्स जैसे जो माइस है वो हो गया, रैकून्स है वो हो गया, ये भी क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। Birds are other examples of the crop pest since they can damage plants by eating seeds and fruits as well as by hunting for insect hidden in the crop plants. अब इनके साथ साथ क्या होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या है, एक पेस्ट है उसकी तरह ही काम करते हैं। वो हमारे जो क्रॉप्स होती हैं उसकी सीड्स हैं जो उनको ईट कर लेते हैं, और जो वहाँ पर जो स्मॉल पेस्ट होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, वो ईट कर देते हैं। ठीक है, उनको भी क्या कर देते हैं, हंट कर देते हैं, यानी कि उनको भी मार देते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो प्रोटेक्ट नहीं रहती, यानी कि जो हमारी जो क्रॉप है उसको वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्रॉप्स आर द ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड वायरसेस दैट मे कोज सेवरल डिजीज टू द क्रॉप्स। यानी कि जो क्रॉप्स हैं हमारी, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्या लगा देते हैं, वो डिजीज़ लगा देते हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब जो डिजीज़ है वो सोइल बोर्न भी हो सकती है, सीड बोर्न भी हो सकती है और एयर बोर्न भी हो सकती है। यानी कि सोइल की वजह से भी हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर डिजीज़ लग सकती है, सीड की वजह से भी लग सकती है और एयर की वजह से भी लग सकती है। ठीक है, फिर है रस्ट एंड स्मट्स इन द वीट, ब्लाइट इन पोटैटो आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगल इन्फेक्शन। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जैसे जो फंजाई है वो क्या कर देती हैं, हमारी जो कुछ क्रॉप्स होती हैं उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। जैसे आपने वीट के अंदर देख रखा होगा, रस्ट लग जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, जो हमारा वीट होता है वो कैसा हो जाता है, हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हमारा फंगल इन्फेक्शन का। और क्या है हमारा ब्लाइट इन पोटैटो, जैसे आपके इसके अंदर ये डायग्राम दिखा रखा है, ब्लाइट इन पोटैटो, जो हमारा पोटैटो हो जाता है वो कुछ ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर का हो जाता है। ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फंगल इन्फेक्शन। ओके, A bacterium causes the disease called the wilt in plants that block the tissues that help in transportation of water. अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, और जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, विल्ट हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। तो ये डिजीज़ किसकी वजह से हो गई, बैक्टीरियाज की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, Following steps are taken by the farmers to prevent the damage caused by the pest। यानी कि जो कुछ हम स्टेप्स लेते हैं, फार्मर्स हैं जो स्टेप्स लेते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स एंड insecticides are commonly sprayed on the crops, but this method has its own disadvantage. Chemicals cause pollution, insecticides may even destroy useful insects।
अब क्या होते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स के अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ इंसेक्टिसाइड और कुछ पेस्टिसाइड डाल देते हैं ताकि जो इंसेक्ट हैं, कुछ पेस्ट हैं, वो क्या हो जाए, मर जाएं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इन मेथड्स का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि इनके कुछ ओपोजिट इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो पोल्यूशंस कोज करते हैं, और जो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, वो जो इंसेक्ट हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको तो किल कर देता है, लेकिन कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल हैं, उसको भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस, यानी कि अपोजिट इफ़ेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट है पुटिंग द स्क्वेयर क्रोज इन द फील्ड्स इज़ द ट्रेडिशनल वे टू स्क्वेयर अवे द बर्ड्स। अब क्या होता है कि जो फील्ड होते हैं उनके अंदर एक डमी टाइप लगा देते हैं ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं वो ये सोचे कि कोई पर्सन खड़ा है वहाँ पर, और उस डमी को देखकर क्या हो जाए, फ्लू अवे हो जाए, यानी कि दूर रहें। ठीक है, फिर है डिजीज सीड्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी सीड, यानी कि जब हम क्या करते हैं, सीड का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा सीड है जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि जब हम उसको ग्रोन करेंगे, उसको शोन करेंगे, तो जो हमारी क्रॉप्स है वो हेल्दी रहे। तो हमें पहले ही सीड सिलेक्शन के टाइम ही क्या करना चाहिए, जो हेल्दी सीड है सिर्फ उनको सिलेक्ट करना चाहिए, और जो डिजीज सीड है उनको सेपरेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सीड्स शुड बी प्रेफर्स फॉर ब्रीदिंग, यानी कि कुछ जो सीड्स होते हैं उनकी वैरायटीज़ आती है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, तो उन क्वालिटीज़ के बेस पर हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा सीड है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है, यानी कि जिसके अंदर डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो हमें उन सीड्स का है जो सिलेक्शन करना चाहिए। ओके, फिर क्या है, अब ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हम अपने क्रॉप्स को है जो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने इसके अंदर वो पेस्ट के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पेस्ट हैं जो कि हमारी क्रॉप्स है जो उसको डैमेज कर रहे हैं। फिर हमने उसकी कुछ डैमेज जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हमारे क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, फिर हमने उसको प्रिवेंट करने के वे पढ़े हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, यानी कि हम अपनी जो क्रॉप यील्ड है, यानी कि हमने जैसे क्रॉप उगा दी, अब जो लास्ट में हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं ताकि हमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में मिले। जैसे हमने वीट है वो उगा दिए, और लास्ट में हमें क्या है, ज़्यादा अमाउंट में जो वीट है वो मिले, तो उसकी क्वालिटी को यानी कि उसकी क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसकी अमाउंट को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन में क्या करते हैं हम कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स हैं जो एक साथ एक ही सीज़न में ग्रो कर देते हैं एक ही फील्ड के अंदर, और वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए कंपटीशन है जो नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं ताकि जो दोनों के दोनों हैं एक साथ ग्रो हो सके और एक दूसरे का दोनों को बेनिफिट भी मिल सके। जैसे इसमें एग्जांपल बताया है, फॉर एग्जांपल इन कॉफ़ी प्लांटेशन 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन सेम सीजन, यानी कि जब हम जो कॉफ़ी के प्लांटेशन होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर हम एक सीज़न में कोई भी 2 क्रॉप्स उगाते हैं। कौन कौन सी, दे आर कॉफ़ी एंड टॉल टीक ट्रीज़। कौन कौन से प्लांट्स, एक कॉफ़ी का हो जाएगा और एक टीक ट्रीज़, ये उगाते हैं हम। ओके, टीक ट्रीज टू प्रोवाइड शेड फॉर द कॉफ़ी प्लांट। जो टीक ट्री होंगे, जो टॉल प्लांट होंगे, वो क्या करेंगे, जो स्मॉल कॉफ़ी प्लांट्स हैं उनको क्या करेंगे, शेडो प्रोवाइड करेंगे, शेड प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा मिक्स्ड कल्टीवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम कि कोई भी, यानी कि हम जैसे अब हमने क्रॉप है जो उगा रखी है, उसकी कटिंग के बाद, उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उस फील्ड में क्या करेंगे, कोई अदर क्रॉप्स है जो उसकी ग्रोइंग करेंगे। यानी कि हम सेम क्रॉप है जो हमने अभी उगाई है पहले सीज़न में, हम दूसरे सीज़न के अंदर वही क्रॉप है दोबारा से नहीं उगाएंगे वहाँ पर। क्यों नहीं उगाएंगे, क्योंकि जो पहले वाली क्रॉप्स होती है वो क्रॉप्स क्या करती है, जो हमारे सॉइल के अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद उस सॉइल में वहाँ पर क्या हो जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब डेफिशिएंसी होने के बाद अगर हम सेम क्रॉप्स दोबारा से उगाएंगे, रिपीटिशन में उगाएंगे, तो क्या हो जाएगा,
वहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं, तो जो हमारी क्रॉप्स होगी वो कैसी उगेगी, हेल्दी है जो नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी क्रॉप है वो हमारी हेल्दी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो क्रॉप रोटेशन के अंदर यानी कि क्रॉप है जो उनको रोटेट कर करके उगाना चाहिए, यानी कि पहले सीज़न में हमने एक क्रॉप उगा दी, दूसरे सीज़न में हमें कोई नेक्स्ट क्रॉप उगाएंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर दे रखा आपका, फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप सच एज वीट एंड पैडी रिक्वायर अ लोड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल। जैसे जो वीट हो गई और पैडी हो गया, वो सोइल से क्या कर लेती है, नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेती है सारा। दिस लॉस्ट नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिस्ड बाय द लेग्यूमिनियस प्लांट सच एज पी। अब जो सोइल में से नाइट्रोजन निकल गई है, उस सोइल के अंदर वापस से जो नाइट्रोजन है उसको रिस्टोर हम कैसे करेंगे, कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे पी होती है, यानी कि जो पी का जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब थिक होती है, यानी कि उनमें नोड्यूल्स बोलते हैं, उस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, वो उगाते हैं हम। क्यों उगाते हैं, क्योंकि these plants, the leguminous plants such as peas, lentils, beans, etc. are plants that have special bacteria known as rhizobium in the root nodules that help in restoring the nitrogen contents of the soil। यानी कि जो लेग्यूमिनियस प्लांट हैं उनकी जो रूट की जो नोड्यूल्स है, जो थिकनेस है, वहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका क्या नाम है, राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, जो नाइट्रोजन होती है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। अब जो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो नाइट्रोजन है उसको रिस्टोर करने की प्रोसेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कैसे करते हैं हम, ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। द नाइट्रोजन साइकिल इज द नेचुरल फिनोमिना इन विच द नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड की जाती है ताकि जो प्लांट्स हैं उसको, प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उसको यूज़ कर ले, और बाद में क्या कर ली जाती है, वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही हमने नाइट्रोजन ली, उसको फिक्स किया, फिर प्लांट्स और एनिमल ने उसको यूज़ किया और वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो क्या है, एक प्रोसेस है हमारी जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रोजन की अलग फॉर्म है जो उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर होती है वो एज इट इज़ है जो यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको फिक्स करना पड़ता है, यानी कि उसको यूजेबल फॉर्म में लेके आना पड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अक्कर नेचुरली ड्यूरिंग द लाइटनिंग और बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो कौन करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो करते हैं। ठीक है, बिलो इज़ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। यानी कि जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, कौन से होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स, जिनकी जो रूट होती है उनके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी थिकनेस होती है, उस थिकनेस को क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। ठीक है, और उन नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो प्लांट्स, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होगी उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, यानी कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बना देंगे ताकि जो प्लांट्स है वो उसको यूज़ कर सकें। अब यूज़ करने के बाद जो प्लांट्स हैं उसने यूज़ कर लिया, एनिमल्स हैं उसने यूज़ कर लिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। देन डेथ होने के बाद क्या होगा, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपकी कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू।